आइए दोस्तों चर्चा करते हैं, आदिवासी दिक्कू वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। वन कानून और उसके प्रभाव। जब अंग्रेजों ने वनों को अपनी संपत्ति, राज्य की संपत्ति अंग्रेजी सरकार के अधीन घोषित कर दिया, तब आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले हमने देखा कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अब जो टॉपिक है कि जो लॉ बनाए थे उन्होंने, जो फॉरेस्ट लॉ थे, वन कानून थे, उसको लेकर के आदिवासियों का जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा, पेन और नोटबुक साथ रखिए। सबसे पहली चीज तो अंग्रेजों ने जो जंगल थे उनको राज्य की संपत्ति, सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुरुआत यहीं से होता है झगड़ा। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो जंगल थे या जो वन क्षेत्र था, जंगल या जंगलों में लिख सकते हैं, अंग्रेजों ने जंगल को राज्य मतलब सरकार, अंग्रेजी सरकार, राज्य की संपत्ति घोषित किया। कहा कि भाई ये सरकार की प्रॉपर्टी है, आपको इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, अगर जाएंगे तो हमारी परमिशन लेंगे। बताइए, जो जंगल आदिवासियों का घर था, उनके घर से उनको बेदखल किया जा रहा था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जंगल को क्या किया, सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को उन्होंने आरक्षित क्षेत्र, रिजर्व रीजन घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को क्या घोषित किया गया, आरक्षित क्षेत्र, कि जहां पर शिकार करना वर्जित है, आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। आज भी होता है, लेकिन आज जो है हम स्वतंत्र हैं, वहां भेदभावपूर्ण नीतियां लागू नहीं होती, लेकिन उस समय की बात अलग थी। जब आरक्षित क्षेत्र घोषित किया, क्यों किया, जहां से अंग्रेजों को क्या मिलता था, लकड़ियां मिलती थी खुद के काम के लिए, सरकारी काम के लिए। जहां से अंग्रेजों को इमारती लकड़ी मिलती थी, इमारती लकड़ी जिसका इस्तेमाल वो निजी और अपने फायदे के लिए करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जंगल के अंदर कोई नहीं जाएगा, और जाएगा तो हमारी परमिशन से जाएगा, हम उसको परमिट करेंगे तभी जाएंगे, आप अपनी इच्छा से यहां पर घूम नहीं सकते हैं। आरक्षित क्षेत्रों में और क्या किया, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिक्कत कहां हुई आदिवासियों को, आरक्षित क्षेत्रों में। जो आरक्षित क्षेत्र थे उसमें क्या क्या मना था। एक तो आप स्वतंत्र घूमेंगे नहीं, आदिवासियों को स्वतंत्र घूमने, आरक्षित क्षेत्रों में आदिवासियों को एक तो स्वतंत्र घूमने की मनाही थी, स्वतंत्र घूमने की मनाही थी, आजादी बिल्कुल नहीं थी। दूसरी क्या चीज थी, एक तो आप उसके अंदर स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते हैं, दूसरा वहां से आप जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हैं। जानवरों के शिकार, ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा, जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध। अब जो जानवरों का शिकार उनके जीवन की रोजी रोटी थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया कि आप किसी जंगली जानवर का या जानवर का शिकार नहीं करेंगे, जिससे उनका पेट भरता था, जिससे उनका परिवार पलता था। वो सारी चीजें ले जाकर के जब वो बेचते थे, तब आप घूम नहीं सकते, आप शिकार नहीं कर सकते, आप वहां पर जूम खेती नहीं कर सकते, वहां के फल इकट्ठा नहीं करते। तीसरा, जूम खेती करने तथा फल और जंगली वस्तुएं या जंगली उत्पाद इकट्ठा करने पर रोक, आप संग्रह नहीं कर सकते। तो ये आपने उनके जीवन पर ही पूरा हमला बोल दिया है। तो आप बताइए, ऐसी स्थिति में विरोध कौन नहीं करेगा, सब लोग करेंगे। आइए यहां पर वापिस, जंगल को जो है सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया अंग्रेजों ने, लड़ाई यहां से शुरू होती है। उसको रिजर्व रीजन, आरक्षित क्षेत्र जो है वो फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया, जहां से अंग्रेजों को इमारती लकड़ी मिलती थी। आरक्षित क्षेत्रों में क्या क्या मना था, सबसे पहले तो आप स्वतंत्र रूप से घूमेंगे नहीं, पहले आप अपनी इच्छा से घूमते थे, अब ऐसा नहीं था। दूसरा, आप जानवरों का शिकार नहीं करेंगे, वहां पर जूम खेती नहीं करेंगे, जंगल की वस्तुएं इकट्ठी नहीं करेंगे,
तो जीवन कैसे चलेगा। ये जो परिस्थितियां थी, इसने आदिवासियों को जंगल से बाहर निकलने को मजबूर किया। कुछ लोग तो निकले, कुछ नहीं निकले, विरोध हुआ, वो आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। ये जो परिस्थितियां थी, तो जो आदिवासी थे, जो झूम काश्तकार थे, वो रोजगार के लिए फिर दूसरे इलाकों की तरफ रुख करने लगे। प्रश्न आ सकता है, क्या परिस्थितियां थी कि आदिवासियों ने जंगलों को छोड़ा। तो आप बता सकते हैं कि जो वन कानून बनाए थे और उसके जो प्रभाव थे, जो आरक्षित क्षेत्र घोषित किया, उसके कारण से वो लोग शिफ्ट हुए थे। अब देखिए, ये टॉपिक तो यहां पर छोटा सा टॉपिक था, इसको आपने लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे चलते हैं कि जंगलों में जब प्रवेश पर इनकी पाबंदी लगा दी गई, तो जो रेलवे के लिए स्लीपर्स बनते थे, स्लीपर्स आपने देखे होंगे, लकड़ी के तख्ते पटरियों के बीच में बिछाए जाते हैं। आजकल तो ये पटरियां होती है ना, ये पटरियां हैं, इसके बीच में इस तरह से तख्ते बिछते हैं। आजकल ये सीमेंटेड और पत्थरों की और बहुत अच्छे तरीके से बनने लगे, लेकिन पहले आपने देखा होगा लकड़ी के होते थे। ये स्लीपर्स हैं। इन स्लीपर्स के लिए लकड़ी को काटनी पड़ती थी, उसके लिए मजदूर कहां से मिलता। तो ये प्रभाव था जंगलों में जब व्यक्तियों की या प्रवेश पर पाबंदी लगी आदिवासियों के। देखिए, मैं इसको लिखता हूं, जंगलों में आदिवासी, जंगलों में जब आदिवासी जनता या आदिवासी मजदूर जो थे या आदिवासी जो थे, इनका जब हम प्रवेश की पाबंदी लगा दी, तो रेलवे स्लीपर्स के लिए लकड़ी काटने के लिए मजदूरों की कमी महसूस हुई। जंगलों में आदिवासी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी, प्रवेश पर पाबंदी से क्या समस्या हुई। जो रेलवे के लिए स्लीपर्स होते थे, मैंने आपको बताया, रेलवे स्लीपर्स के लिए लकड़ी काटने हेतु मजदूर कम पड़ने लगे या मजदूरों की कमी हुई। यह भी प्रभाव था। आप इनको घर में घुसने नहीं देंगे, इनके खुद की घर में, तो फिर वो आपकी हेल्प क्यों करेंगे। तो इसके लिए भी सरकार ने, उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज थे, जो प्रशासन में खुद को दक्ष समझते, इसका भी उन्होंने हल निकाल दिया। उन्होंने झूम काश्तकारों को बुलाया और छोटे छोटे टुकड़े दिए जमीन के। उन्होंने इसका हल क्या निकाला, जो झूम काश्तकार थे उनको बुलाया और उनको छोटे छोटे जमीन के टुकड़े, भूखंड दिए। उनको कहा कि आप यहां पर खेती कीजिए। इससे उनको मजदूर भी मिल गए, खेती कीजिए। उनको कहा कि आप जो है वो वन विभाग के लिए नौकरी करो, वन विभाग में नौकरी कीजिए। इस तरह से छोटी छोटी बस्तियां जो है वो अस्तित्व में आई, जिनको कहा गया वन ग्राम। इस तरह से छोटे छोटे वन ग्राम या वन गांव या वन बस्तियां अस्तित्व में आई। कैसे आई। अंग्रेजों ने जो झूम काश्तकार थे उनको पकड़ा, उनको कहा कि आपको हम छोटे छोटे भूखंड दे रहे हैं, आप उस पर खेती कीजिए, आप वन विभाग की नौकरी कीजिए, हमारी जंगलों की देखरेख कीजिए, हम आपको पैसे देंगे, मंथली सैलरी देंगे। तो धीरे धीरे इस तरह से काफी लोग एक जगह बस गए और यहां से जो है जंगलों में आदिवासियों के वन ग्राम विकसित हुए, वन ग्राम बसे। छोटे से टॉपिक थे। वन कानून किस तरह से उन्होंने आरक्षित क्षेत्र घोषित किया, क्या प्रभाव पड़ा आदिवासियों के ऊपर, रेलवे का जो स्लीपर्स वाला जो कंसेप्ट है, मजदूरों की कमी आई, लेकिन उसका भी अंग्रेजों ने हल निकाल दिया। झूम काश्तकारों को उन्होंने एक जगह बसाया, उनको कहा खेती करो, नौकरी करो वन विभाग की, और उसके बाद में वन ग्राम बसे। इसको लिखिए आप। फिर हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो कंडीशन थी, उसके बाद में क्या कोई संघर्ष हुआ तो कैसे हुआ, किसने संघर्ष किया। लिखिए आप। अब बारी आती है उस टॉपिक की जहां सीधा संघर्ष था। आदिवासी अपना जो वजूद है वो खोते हुए
देख रहे थे कि हम लोग कहां थे, क्या थे और क्या हो गए। अब उस सत्ता से संघर्ष था जिस सत्ता ने पूरे भारत को लगभग अपने कब्जे में ले लिया था। तो देखिए किस तरह से संघर्ष हुआ। विद्रोह कुछ जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, पहले हम उसकी लिस्ट बना देंगे, उससे संबंधित छोटी छोटी बातें वो देखेंगे, उसके बाद में जो तथ्य हैं उनको देखेंगे। तो शुरुआत जो हम करते हैं वो हम करते हैं मित्रों कोल विद्रोह से। देखिए ये सारे विद्रोह उन क्षेत्रों में थे जहां पे आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में रहते थे, और ये सारे जो इलाके थे वो या तो थे मध्य भारत में, या मध्य भारत से जो लगते इलाके थे, आधुनिक झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो इलाका है, या फिर ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे। हम यहां पर विद्रोह और कब हुआ जो आपका सिलेबस डिमांड करता है उसके हिसाब से एक दो चीज जो ज्यादा है उसको देख लेंगे। कोल विद्रोह 1831-32 के कालखंड में आदिवासियों द्वारा किया गया। कारण वही था, अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उनकी परंपरा पर आघात किया जा रहा था जिसको वो सहन नहीं कर रहे थे। कोल विद्रोह के बाद में हम जो आगे चलते हैं तो ये देखिए मध्य भारत के अंदर जैसे बस्तर विद्रोह था, या फिर संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, इसके नाम से स्पष्ट है कि संथाल जनजाति इसको लीड कर रही थी। 1855 के आसपास ये विद्रोह पनपा, और इसके जो लीडर थे, जो हीरो कह सकते हैं इनको, इनके नाम आते हैं सिद्धू तथा काना। सिद्धू काना बहुत प्रसिद्ध जोड़ी हैं, आदिवासियों का इन्होंने नेतृत्व किया था, अंग्रेजों को टक्कर दी थी। इसके बाद में हम एक एक करके लेते हैं। मान लीजिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले हम, सोग्राम संगमा के नेतृत्व में 1906 के अंदर असम के अंदर विद्रोह हुआ था। तो 1906 लेंगे हम। असम में सोग्राम संगमा का विद्रोह, बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है ये, और समय है 1906। इसकी आप एक सूची बना दीजिएगा जो आपके काम आएगी। उसके बाद में हम चलते हैं मध्य भारत के अंदर बस्तर इलाके में, तो बस्तर विद्रोह। बस्तर विद्रोह मध्य भारत, जिसको आजकल आप मध्य प्रदेश कहते हैं, वहां की जो जनजातियां थी उससे जो लगते वन प्रांत थे, है ना। बस्तर विद्रोह मध्य भारत के वन प्रांत 1910। आप इसकी लिस्ट बनाते रहिए, जब लिस्ट बनाएंगे आप तब आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा 1930 के दशक में मध्य प्रांत में ही वन सत्याग्रह हुआ। वन सत्याग्रह मध्य प्रांत 1930 का दशक, दशक का मतलब 10 वर्ष होता है। 1930 से लगते जो दशक थे उसके अंदर यहां पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध और जो व्यापारी थे उनके विरुद्ध विद्रोह किया। वन सत्याग्रह के बाद में हम चलते हैं महाराष्ट्र की, और जहां पे वर्ली विद्रोह हुआ 1940 के आसपास। यहां पर देखिए वर्ली विद्रोह। वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र 1940। तो ये कुछ विद्रोह हैं, उनका कार्यकाल, उनका कालखंड एक सूची के रूप में हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आप इसको लिस्ट बनाएंगे, याद रखेंगे। हो सकता है इसमें से कोई भी एग्जाम के अंदर अपनी जगह बना ले, और नहीं भी बनाए तो भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब जो अगला टॉपिक है वो है व्यापार की समस्या। अब आप कहोगे सर व्यापार तो था ही नहीं वहां पर, जब अंग्रेजों ने सारा कुछ लूट लिया था तो व्यापार कैसे था? व्यापार था, लेकिन वो कैसा था? आदिवासियों के पास कुछ ऐसी चीजें होती थी जो बाहर बहुत महंगी बिकती थी, लेकिन उनको पता नहीं था।
19वीं सदी के अंदर जो दीकू थे, अब देखिए ये रोल, अब ये शब्द जो है वो बार बार आएगा। 19वीं सदी में, ध्यान से इसको समझिएगा, 19वीं सदी में जंगलों के अंदर जिन जिन लोगों ने प्रवेश किया उसमें था व्यापारी, फिर और महाजन, और इसके साथ में कुछ बिचौलिए भी थे जो आदिवासियों के और व्यापारियों के बीच में। बिचौलियों ने जंगल में प्रवेश किया, किसके लिए? व्यापार के लिए। प्रवेश किया का मतलब ये कोई फंक्शन नहीं हुआ था कि आइए अब हम आपको जंगलों में लेके चलते हैं, ऐसा कोई फंक्शन नहीं था। आपको इशारा समझना है, ये वो समय था जब ये लोग जंगलों की तरफ मुड़े। किसके लिए मुड़े भाई? कोई न कोई व्यापारी फायदे के लिए काम करता। हमेशा कोई भी बिजनेसमैन हो, उसका एक ही मोटो रहेगा कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। कोई भी, आप और मैं भी अगर दुकान खोलते हैं तो हमारा एक ही मोटो होता है, एक ही उद्देश्य होता है, मुनाफा कमाना। अब इन्होंने प्रवेश किया किस लिए? सबसे पहले तो वन की जो उपज है उसको खरीदना। वन उपज है, वन उपज को खरीदना सबसे पहली बात। जंगलों में जो चीज होती है उसको हमें खरीदना है। दूसरा, आदिवासियों को मजदूर के रूप में देखना, यानी आदिवासियों को मजदूरी देना। आदिवासियों को मजदूर रखना, मजदूर के रूप में देखना, क्योंकि उनको मजदूर चाहिए। आदिवासी कम पैसों पे काम करते थे, कभी कभी फ्री में काम कर लेते थे, सिर्फ खाना पीना देते थे। इंपॉर्टेंट बात, उनको नकद कर्जा देना ताकि वो हमेशा दबे रहे। नकद कर्जा देना। कर्जा ऐसी चीज है दोस्तों, एक बार चढ़ जाए और फिर नहीं उतरती है तो आदमी की पीढ़ियां गुलाम बनी रहती हैं। उस समय की स्थिति बड़ी भयंकर थी। ये जो तीनों चीजें थी, इन तीनों चीजों से एक ही चीज आई कि आदिवासियों का शोषण हुआ। ये करने वाले थे दीकू, और दीकू कौन थे? अंग्रेज तो थे ही, और तीन लोग मैंने आपको और बताए, व्यापारी थे, महाजन थे, और आपके जो बिचौलिए थे वो। व्यापारी, महाजन और बिचौलिए ये जंगल में प्रवेश करते हैं। क्यों करते हैं? वन की उपज को खरीदने के लिए, आदिवासियों को मजदूरी के लिए, उनको कर्जा देने के लिए। हमेशा ध्यान रखना, ये कीवर्ड है, इनको ध्यान रखना। इसके लिए एक ही चीज निकल के आई कि शोषण हुआ। किसका शोषण हुआ? आदिवासियों का शोषण हुआ। ये हमने सूची बनाई थी, जो आप लिख लेना अपने नोटबुक में। ये सिद्धू और कान्हा, ये भी याद रखना। अब क्या होता है, ये जब चीजें होती है तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। रेशम के कीड़े का व्यापार। उस समय भारतीय रेशम की यूरोप के बाजारों में बड़ी डिमांड थी। बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला रेशम होता था। लेकिन रेशम के पीछे की कहानी क्या थी? देखिए, भारतीय रेशम, इंडियन सिल्क, भारतीय रेशम जिसकी यूरोप में बड़ी डिमांड थी, लेकिन वो आता कहां से था? यूरोप में भारी मांग थी भारतीय रेशम, लेकिन वो आता कैसे था? एक्चुअल में रेशम जो है वो रेशम के कीड़ों से बनता है, और रेशम के जो कीड़े हैं जिसको आप सिल्क वॉर्म्स कहते हैं, रेशम के कीड़े वो शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं। और शहतूत जो है, शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं, और शहतूत जो है वो ज्यादातर वन की उपज है, और जो आदिवासी हैं वो ये काम करते हैं। शहतूत के कीड़ों पर पालने का काम आदिवासी करते थे, रेशम के कीड़ों का। और जो रेशम के कीड़े हैं वो फिर मार्केट में बिकने के लिए जाते थे। ये काम करते थे संथाल जनजाति, जो कि झारखंड के आसपास छोटा नागपुर के पठार। ये जो काम है, इसके अंदर जो सिद्धहस्त थी वो थी संथाल जनजाति। छोटा नागपुर का पठार, आधुनिक झारखंड, इसके अंदर रहने वाली मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार, झारखंड के आसपास, ये लोग ये काम करते थे। लेकिन इनका शोषण कैसे होता था? देखो, इनका शोषण इस तरीके से होता था
1000 क्रमिक कोष जो कीड़े होते हैं, अंडे या उससे थोड़ा सा बाहर निकले हुए जो कंडीशन है, 1000 क्रमिक कोषों को ये 3 से 4 रुपए इनको दिए जाते थे। 1000 क्रमिक कोषों के 3 से 4 रुपए इनको मिलते थे। 1000 क्या है? ये क्रमिक कोष है। आप ये समझ लीजिए कि कीड़े हैं ये, बस सीधी सी भाषा में अगर मैं आपको कहूं, 1000 कीड़े जब वो देते थे तो उनको 3 से 4 रुपए, लेकिन जब वो वर्तमान पश्चिम बंगाल, आज का जो पश्चिम बंगाल है, उस समय का जो बंगाल है, वहां पर बिकने के लिए जाते थे तो 5 गुना कीमत पर ये बिकते थे। इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता था बिचौलियों को। जो 3 रुपए में आदिवासी ने बेचा है वो सीधा सीधा वहां जाकर के 15 से 20 रुपए के बीच में बिकता था। तो शोषण होता था वो आदिवासियों को होता था, फायदा होता था व्यापारियों को होता था, बिचौलियों का होता था। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से उनका शोषण हो रहा था। लेकिन जब उनको लगा कि यार वास्तव में हमें जो है जंगलों से बेदखल किया जा रहा है, तो उन्होंने फिर काम की तलाश में खुद को जंगलों से बाहर निकालना शुरू किया। और 2 मुख्य उद्योग यहां देखिए, एक तो चाय और एक खनन। चाय तो असम के जो बागान है वहां पर उनको नौकरी मिली, असम के बागान, वहां पर उनको नौकरी मिली। और जो खनन उद्योग है वो कोयला खदानें, कोयले की जो खान है, जो झारखंड के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर, यहां पर इन लोगों को काम की तलाश में ले जाया गया। काम की तलाश में ये गए, लेकिन यहां पर भी जो ठेकेदार हैं वो उनका शोषण करते थे, उनको घर तक नहीं जाने देते थे। कुल मिला के आसमान से टपके और खजूर पर अटके वो वाली स्थिति हो गई थी। यहां देखिए, वापस आपको बताता हूं। आप कहोगे सर आपने तो पूरा बोर्ड ही भर दिया। कोई बात नहीं, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक हो गया था। भारतीय रेशम की यूरोप के बाजारों में बड़ी भारी मांग थी। रेशम जो है वो शहतूत के पत्तों पर शहतूत के कीड़ों को पालने से बनता है। रेशम के कीड़े, जिसको आप सिल्क वॉर्म कहते हैं। संथाल जनजाति इसके अंदर सिद्धहस्त थी, काम बहुत अच्छा करती थी, जो छोटा नागपुर झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में रहती थी। इनको 1000 कीड़ों पर 3 से 4 रुपए दिए जाते थे, लेकिन वही कीड़े 5 गुना कीमत पर बंगाल में वापस बेचे जाते थे। तो इस तरह से जो पैसा मिलता था वो व्यापारी, महाजन या बिचौलिए खा लेते थे। आदिवासियों को बहुत कम पैसा मिलता था, उनका शोषण हो रहा था। जब उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने कहा भाई अब हम बाहर निकलेंगे। तो उनको काम की तलाश में बाहर गए। तो 2 मुख्य रूप से काम इनका इंतजार कर रहे थे, देखिए, और ठेकेदारों के माध्यम से उनकी भर्ती होती थी। पहला चाय, दूसरा खनन। असम के बागानों में उनको मजदूरी पे रखा गया, कोयला खदानों में उनको मजदूरी पे रखा गया, कोयले की खानों में, जो कि बहुत खतरनाक थी। वहां पे कभी कभी इनकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो यहां पर भी इनका शोषण ही हो रहा था। तो इस तरह से ये संघर्ष कहां कहां हुए, किस तरह से ये लोग इनका शोषण करने लगे, और रेशम वाली जो कहानी है कैसे उनका शोषण होता था, इस प्रकार से यहां पर इसको आप लिखिए, नोट्स मेंटेन कीजिए। अब इस चैप्टर का एक वीडियो बाकी रहा है, जिसके अंदर हम मिलेंगे बिरसा मुंडा से, आदिवासियों का मसीहा, सफेद झंडा लेकर के चलने वाला एक महान नेता, जिसने आदिवासियों को जगाया। लिखिए इसको, अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे।